ताकि देश के अंदर जहर घुले और हम लोग अपनों भाइयों के खिलाफ ही लड़ते रहे और ये सत्ता में आते रहे ईवीएम सेट कर कर। इसलिए ये हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा जो है स्टालिन के जो काम हैं, जो परिवार के पच्चीनों पर चलते हुए उन्होंने जो कई वर्षों में अपनी सरकार के माध्यम से जो मंदिर से लेकर नौकरियों से लेकर राजनीति तक उन्होंने उनका हक दिया है, जिससे उनको मिर्ची लगी हुई है। आपका कहने का मतलब ये है कि जो ईवीएम है उसको हटाकर हमें चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए ताकि हम आगे एक स्वच्छ और साफ सुथरा चुनाव करा सकें। बगुल बच चुका चुनाव का। अगर ये 18 से 23 के अंदर संसद के सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन अगर पास हो गया तो एक साथ पहले लोकसभा जीतते थे, अब पूरे 29 से 33 राज्य सारे एक ही बार ईवीएम सेट कर कर सारे ले लेंगे। उसके बाद देश भी बिकेगा, संविधान भी खत्म होगा और उसके बाद आपके हक अधिकार को छीनकर और वही 5 वर्ष पहले आपको वहीं पर उसी के तरह बैठा दिया जाएगा और वही काम आप करोगे जो आज से पहले। समय जो 5 महीने का रह गया, यही समय हमारा देश को बचाने का, यही समय हमारा लोकतंत्र को बचाने का, यही समय ईवीएम हटाने का, यही समय बाबा साहब के वोट की ताकत संविधान को बचाने का है। उठो बाबा साहब के, फूले के, परिवार के वंशजों, अपने महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलोगे तो आने वाली पीढ़ी का अधिकार मिलेगा। समाज के नेताओं का, बहुसंघ समाज के संगठनों का, और आज वर्तमान में बहुसंघ समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग अपने लोगों को साथ नहीं बैठाते, अपनों लोगों को इस अत्याचार अन्याय के खिलाफ साथ नहीं खड़े होते, जिसका कारण है कि हम पिट रहे हैं। रख दिया किसी ने तो बाबा साहब ने दिया, तो उनको तो शर्म आनी चाहिए 10% के लोगों को, जो उनको आज भी 50% आरक्षण अगर कहीं मिला हुआ है जनरल को तो वो बाबा साहब की देन है। वरना हम 90% होकर भी आज हम 49% पॉइंट पर क्यों झुके हुए? क्यों हमारे को SC ST OBC को 49% 5 मिला, उनको 50% पॉइंट कैसे मिल गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ ही जिस तरह से पूरे देश में कहीं ना कहीं अफरा तफरी मची हुई है और अफरा तफरी मचने का एक बहुत बड़ा कारण है जिस तरह से स्टालिन ने एक बयान दिया। स्टालिन के बयान के बाद तथाकथित हिंदू अपने बिलों से बाहर निकल कर आ गए और इतना ही नहीं, लगातार उन पर तरह तरह की टिप्पणियां करने लगे। इसी विषय पर बात करने के लिए आज मेरे साथ में वीरेंद्र यादव जी हैं, उनसे ही जानना चाहूँगी सर, जिस तरह से स्टालिन का बयान आया और जिस तरह से तथाकथित हिंदुओं में एक मिर्ची सी लग गई, तो किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं NB न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आज बहन रितु की जो आवाज़ है हक अधिकार दिलाने के लिए, जो आज आप यहां दिल्ली विश्वविद्यालय में आए, अपने चैनल के माध्यम से इनकी आवाज़ को जो है सरकार तक और अपने लोगों तक पहुंचाने का काम किया, आप धन्य। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो हिंदुओं को जो मिर्ची लगी है ना, ये हिंदुओं को मिर्ची नहीं लगी है। ये जो देश के अंदर 10% के जो सामंतवाद लोग हैं, जो बाबा साहब के भी समय थे, जो रामा सामा परिवार के अंदर के समय में भी थे, क्योंकि तमिलनाडु का जो संबंध है वो परिवार से है और परिवार जी के समय पर अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ और इन सामंतवाद के खिलाफ जो जितना बड़ा अभियान उन्होंने उस समय चलाया था, आज उसी के वंशज स्टालिन जो DMK के पार्टी के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके लड़के ने जो बयान दिया और जो पिछले कई वर्षों से जो उनकी सरकार ने, चाहे वो मंदिरों में SC ST OBC के लोगों को पुजारी बनाने का काम किया हो, या अपने मंत्रिमंडल में इतिहास में पहली बार है जो एक भी मंत्री आपके सामंतवाद का नहीं है, मनुवाद का नहीं है, सबके सब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। इसको देखते हुए और स्टालिन के उस बयान से उनको दिक्कत नहीं है, स्टालिन के काम से दिक्कत है। जैसे परिवार के काम से दिक्कत थी, स्टालिन के जो काम किया है, जो SC ST OBC के लोगों को उनको हक देने का काम कर रहा है, उनके अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उससे जो है हिंदुओं का नाम जरूर हिंदू लिया जाता है, लेकिन इस देश के अंदर जो हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ा रहे हैं, जो SC ST को OBC लड़ा रहे हैं, OBC को मुसलमान से लड़ा रहे हैं, जो सामंतवाद के लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो मीडिया में बैठे हुए हैं, वो लोग जो है मार्केटिंग कर कर इस मुद्दे को देश में हिंदुत्व की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं ताकि देश के अंदर जहर घुले और हम लोग अपनों भाइयों के खिलाफ ही लड़ते रहे और ये सत्ता में आते रहे ईवीएम सेट कर कर। इसलिए ये हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा जो है स्टालिन के जो काम हैं, जो परिवार के पच्चीनों पर चलते हुए उन्होंने जो कई वर्षों में अपनी सरकार के माध्यम से जो मंदिर से लेकर नौकरियों से लेकर राजनीति तक
उन्होंने उनका हक दिया है, जिससे उनको मिर्ची लगी हुई है। हिंदुत्व के नाम से मिर्ची नहीं लगी हुई उनको, उसके काम से मिर्ची लगी हुई है। जी यादव जी, जिस तरह से उदय स्टालिन का ये बयान आया, उसके बाद हमने देखा जो अयोध्या के संत है परमहंस, वो समय समय पर जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम ने जब 22 प्रतिज्ञा ली, उस समय भी उन्होंने कई करोड़ रुपए का इनाम रखा। उसके बाद में जो बिहार के शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर जी, उन पर भी कई करोड़ का इनाम रखा। फिर उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी उन्होंने कई करोड़ का इनाम रखा। और यहाँ तक कि अब उदय स्टालिन के बयान पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो भी उसकी गर्दन को काट कर लाएगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा, और जो ये काम नहीं कर सकता तो मैं खुद तलवार लेकर निकल रहा हूँ। तो क्या लगता है ऐसे लोग, जो संविधान है भारत में, खुले तौर पर किसी को जान से मारने की धमकी देते, किसी की सुपारी देते, तो क्या लगता है ऐसे में लोकतंत्र सही रूप से स्थापित हो रहा है या नहीं? मैं तो बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, रामलीला के मैदान जंतर मंतर से पूरे देश में बोल रहा हूँ। इस टाइम 14 से लेकर 23 के अंदर जितना लोकतंत्र को खतरा हुआ, जितना संविधान को तोड़ा जा रहा, जितना अत्याचार अन्याय बहुसंख्य समाज के साथ हो रहा, जितना आरक्षण को छीना जा रहा, जितना देश को बेचने का काम ये मोदी जी कर रहे हैं। ये जब आए थे क्या कह रहे थे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज सबसे ज्यादा इसके 2 अडानी अंबानी को पूरा देश बेच दिया इसने। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री को, जो ओबीसी के नाम से जो आज यहाँ पर आया है हमें बेवकूफ़ बनाकर नकली ओबीसी के रूप में, अगर ये ईमानदारी से देश के कानून को मानता, संविधान को मानता है, तो जो स्टालिन के खिलाफ, चाहे वो राम मंदिर का कोई महंत हो, चाहे वो कोई और हिंदू का हो, चाहे वो कोई भी संत हो, अगर उसने ऐसा बोला है, तुरंत उसके खिलाफ संविधान के हिसाब से जो धारा बनती है उसको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। ये काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनको सरकार की सह है, और सरकार की सह पर ही वो गर्दन काटने की बात करते हैं। कहाँ से आ गए उनके पास करोड़ों रुपए? वो हमारा ही मंदिरों में चढ़ाया हुआ पैसा, हमारे ही लोगों का हक अधिकार छीन कर तो वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, और हमारी वोट की ताकत से तो देश का प्रधानमंत्री बैठा हुआ। यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुसंख्य समाज के लोग जब बाबा साहब बालपन में थे, जब नहीं डरे, जब उन्होंने उस समय अंधविश्वास पागन के खिलाफ लड़े, उस समय अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़े, और अकेले एक व्यक्ति ने बिना किसी की सपोर्ट से, और पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिखकर, और जो आज हमारा हक छीन रहे, उनको भी अगर रख दिया किसी ने, तो बाबा साहब ने दिया, तो उनको तो शर्म आनी चाहिए 10% के लोगों को, जो उनको आज भी 50% आरक्षण अगर कहीं मिला हुआ है जनरल को, तो वो बाबा साहब की देन है। वरना हम 90% होकर भी आज हम 49% पॉइंट पर क्यों झुके हुए? क्यों हमारे को SC ST OBC को 49% 5 मिला, उनको 50% पॉइंट कैसे मिल गया जब उनकी संख्या 10% है? कैसे वो न्यायपालिका राजनीतिक कार्यपालिका पर 90 से 95% कब्जा जमाए बैठे हैं? ये देश के प्रधानमंत्री ने जो है 14 से लेकर अब तक इसके नेतृत्व में जितना हक अधिकार हमारा छीना है, और जो बाबा साहब ने जो संविधान में वोट की ताकत दी थी, इस मशीन ने, EVM ने सेट कर हमारी वोट साइकिल पर आती पे जा रही है, लेकिन वो वहाँ पर कमल पर जा रही है। क्या मतलब है इसका? वीवीपैट को कहते हैं कि वीवीपैट लागू कर दिया, 25% वीवीपैट आप चलाते हो, 100% लागू करके दिखाइए उसको। कर नहीं सकते। कहीं पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर 20 सीट ऐसी उत्तर प्रदेश के अंदर जो 8,420 वोट मिली है 8 सांसदों को, कैसे मिल गई उनको? अभी गोरखपुर के अंदर चुनाव हुआ, पंचायत के अंदर 1120 वोट हैं और 1300 कुछ वोट मिल गई। कैसे मिल गई वोट? ये कुछ सोचने वाली बात है। आज की डेट के अंदर जो मशीन है वो एक देश ने बनाई थी, और उस देश ने जब देखा कि ये मशीन सेट हो सकती है, तो सबसे पहले उसी ने उसको मशीन को बंद किया। यादव जी एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम लगातार देखते हैं और जो भी सोशलिस्ट है वो आवाज़ उठाते हैं, खासकर EVM के लिए, आरक्षण के लिए, लेकिन क्या बात है कि विपक्ष इस पर मुंह बांध कर बैठा रहता है, वो कभी भी EVM के अगेंस्ट जाकर प्रोटेस्ट नहीं करता या चुनाव का बहिष्कार नहीं करता? ऐसा क्यों? कहीं लगता नहीं है कि साठगांठ है कि एक बार तुम आओ एक बार हम आए? देखिए, बिल्कुल साठगांठ है। वही सामंतवादी उसको चलाते हैं पार्टी को, वही सामंतवादी इधर आ जाते हैं। जैसे सत्ता में मोदी जी आए, कांग्रेस के जो सामंतवाद थे वो इधर आ गए, सारे के सारे आ गए। अब बीजेपी की सत्ता चली गई बाई चांस, उसके आ गए तो सारे उधर चले जाएंगे। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये रंगा बिल्ला है। इसलिए हमारे बहुसंख्य समाज के जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं और जो बहुसंख्य समाज के संगठन हैं जो इन आवाज़ को उठा रहे हैं, उनको अपनों से भी सावधान रहना पड़ेगा। और ये दोनों एक ही हैं। आज इंडिया के नाम पर, जो NDA के नाम पर जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये सिर्फ चुनाव तक है। चुनाव के बाद यही कांग्रेस जो है, सबसे पहले अगर इसको सीट ज़्यादा मिल गई तो हमारे लोगों को हक नहीं मिलेगा। चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो शरद पवार जी हो, कोई भी हो, उनको हक नहीं मिलने वाला।
बहुजनों की संख्या 85% है और उसके ऊपर 15% लोग आज भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से शासन कर रहे हैं। तो हम लगातार जिस तरह से देखते हैं कि बहुत सारे लोग 85% को तो एक तरफ सेफ रख देते हैं और वही 85% 15% को लगातार एलिगेशन लगाता है, उस पर दबाव बनाता है और कहीं ना कहीं एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है। लेकिन जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने साफ साफ कहा था कि राजनीतिक सत्ता से ज़्यादा जरूरी है सांस्कृतिक परिवर्तन करना, तो उस दिशा में बहुजन समाज के लोग क्यों नहीं बढ़ रहे हैं आज तक? देखिए, उसमें ना बहुसंघ समाज के नेताओं का और बहुसंघ समाज के संगठनों का, और आज वर्तमान में बहुसंघ समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग अपने लोगों को साथ नहीं बैठाते, अपनों को लोगों के अत्याचार अन्याय के खिलाफ साथ नहीं खड़े होते, जिसका कारण है कि हम पिट रहे हैं, जिसका कारण है हम जागरूक होते हुए भी, हमें पता होते हुए भी दोस्तों दुश्मन का, फिर भी हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा है ना, हमारा साथ नहीं दे रहा है। वो भी उन्हीं के साथ बैठकर उन्हीं की आवाज़ में सुर मिला रहा है। अगर कांग्रेस बीजेपी की गाइडलाइन से हटकर आज जो है सत्ता की वैल्यू होती है, उसमें आंकड़ों की वैल्यू होती है लोकतंत्र के अंदर। आज SC ST OBC और माइनॉरिटी के 300 सांसद हैं, 272 में सरकार बनती है। अगर आज ये अपना स्वाभिमान जगा लें और रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी को कह दे, अगर देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, देश के अंदर EVM खत्म होना चाहिए, देश में संविधान लागू होना चाहिए, मंडल आयोग लागू होना चाहिए और बहन को न्याय मिलना चाहिए और अत्याचार अन्याय बंद होना चाहिए, वरना हम आपकी सरकार से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन वो लोग तो कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी के लालच में बंधे हुए हैं ना, वो कर नहीं रहे जिनको आप अपना कह रहे हैं। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ ना, खाली सामंतवाद से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई अपनों से भी है। गैरों में कुछ दम नहीं था, वो उसको तो हमें, हमारे को तो हमारा नहीं भी लुटता है। और वही कारण है कि बाबा साहब ने भी यही कहा था कि भाई मैं इस कारवे को इतनी दूर ले आया हूँ, अगर नहीं आगे ले जा सकते तो उसको पीछे मत जाने देना। आज तक 75 वर्ष में एक बाबा साहब पैदा हुआ इस पूरे देश में? कोई नहीं, कोई लालू यादव, कोई परियार, कोई सावित्रीबाई फूले, कोई पैदा नहीं कर पाया। यही कारण आज हम पिट रहे हैं। लेकिन संगठन के माध्यम से, पार्टियों के माध्यम से हम लोगों को बेचने का काम निरंतर 75 वर्ष से चल रहा है, जो बंद होना चाहिए। और अब कहीं ना कहीं बहुसंघ समाज के लोग पूरे देश के अंदर जागृति आ रही है और नए नए युवा नए नए संगठन के माध्यम से, नए नए आंदोलन के माध्यम से रोड पर निकलकर अपने लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसका उदाहरण यहाँ भी है, मध्य प्रदेश में भी है और अलग अलग स्टेटों में भी है। कहीं ना कहीं अब आवाज़ हमारी बुलंद भी पे है और ये समय जो 5 महीने का रह गया, यही समय हमारा देश को बचाने का, यही समय हमारा लोकतंत्र को बचाने का, यही समय EVM हटाने का, यही समय बाबा साहब के वोट की ताकत संविधान को बचाने का है। उठो बाबा साहब के, फूले के, परियार के वंशजों, अपने महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलोगे तो आने वाली पीढ़ी का अधिकार मिलेगा और आपके बच्चे और आप सत्ता तक पहुंचोगे। वरना आने वाले टाइम में एक ऋतु नहीं, मणिपुर में जैसे बहनों के साथ हुआ, जो नू में हुआ, जो हमारे अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिलों में हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है। घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जा रहा, दलित को मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, अंतिम संस्कार नहीं किया जाता शमशान घाट में। ये विडंबना है, 75 वर्ष में संविधान को लागू नहीं किया गया। यही है जो लोग हमारी SC ST OBC की बात करते हैं और हमें हिंदू बनाकर, हमारे खिलाफ लड़ाकर और उसको भी हिंदू से हिंदुओं को पिटवाने का काम कर रहा है। ये बंद करना पड़ेगा। जिस दिन हम लोगों ने आपस में दोस्त और दुश्मन की पहचान कर ली और एकजुट हो गए और अपने महापुरुषों के पच्चीनों पर चले, तो कोई भी ऐसा सत्ता में बैठा हुआ कांग्रेस BJP का नेता नहीं जो हमारे आगे नमस्तक ना हो और हम उसको सत्ता से बाहर कर खुद सत्ता पर ना बैठें और बहन बेटियों की इज्जत भी बचाएंगे, देश को भी आगे ले जाएंगे। लेकिन वो तब होगा तब हम EVM को हटाएंगे, संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे और वो हो सकता है सबको, बहुसंघ समाज को एकजुट कर। और एकजुट कब होगा? जब बहुसंघ समाज के महापुरुषों को याद करोगे, उनके बनाए हुए रास्ते पर चलोगे, उनके बनाए हुए नारों को बोलते हुए लड़ोगे, तब जाकर कोई ताकत नहीं इस देश में नहीं, विश्व के अंदर आपको हक अधिकार से वंचित कर सके, आप पर अत्याचार अन्याय कर सके। इसलिए उठो है मेरे बहुसंघ समाज के क्रांतिकारी 90% लोग हो, अब समय आ चुका है और बगुल बच चुका चुनाव का। अगर ये 18 से 23 के अंदर संसद के सत्र में 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर पास हो गया तो एक साथ पहले लोकसभा जीतते थे, अब पूरे 29 से 33 राज्य सारे एक ही बार EVM सेट कर सारे ले लेंगे। उसके बाद देश भी बिकेगा, संविधान भी खत्म होगा और उसके बाद आपके हक अधिकार को छीनकर और वही 5 वर्ष पहले आपको वहीं पर उसी के तरह बैठा दिया जाएगा और वही काम आप करोगे जो आज से पहले करते
थे। इसलिए उठो और अपने महापुरुषों के पच्चीनों पर चलो और अपने आने वाले वंशजों को बचाओ, और सबसे बड़ा इस देश और संविधान को बचाओगे और आप पर अत्याचार अन्याय अपने आप बंद हो जाएगा। जिस दिन रोड सुनी हो जाती है उस दिन अपनी आवाज़ लोकतंत्र में नहीं उठती। इसलिए रोड पर निकलो और अपनी वोट की ताकत को अपने क्रांतिकारी लोगों को दो और उनको संसद में भेजकर और इनको बाहर करो और अपने को न्याय अन्याय से दूर कर कर इस देश की सत्ता पर काबिज होकर ही देश को बचाया सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। यादव जी, लोकतंत्र के इस सुंदर भारत को जो दुश्मन है लोकतंत्र के, उनको बचाने के लिए आम जनता किस पार्टी को वोट करे ताकि इस खूबसूरत लोकतंत्र को बचाया जा सके? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और इसकी आवाज़ पूरे देश में उठ रही है। मैंने अभी क्या कहा आपके सामने और क्या आवाज़ देश के अंदर उठ रही है। अगर हम वोट साइकिल पर डाल रहे हैं, वोट मायावती के हाथी पर डाल रहे हैं, वोट हमारी कमल पर जा रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रश्न तो पूछने लायक ही नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा कि ईवीएम ने हमारी वोट की ताकत को खत्म कर दिया। अगर हम वोट की ताकत अपने बहुसंख्यक समाज के लोगों को भी देंगे लेकिन वो वोट भी हमारे तक नहीं पहुंचेगी, वो वोट भी उसी तानाशाही के पास पहुंचेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले संविधान बचाओ और ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराओगे तब जाकर ये संविधान और वोट की ताकत बचेगी। तो सर, साफ साफ आपका कहने का मतलब ये है कि जो ईवीएम है उसको हटाकर हमें चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए ताकि हम आगे एक स्वच्छ और साफ सुथरा चुनाव करा सकें। देखिए, लगातार WTP के माध्यम से रामलीला मैदान में इस साल के अंदर 3 बार हमने ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, ईवीएम हटाओ भाजपा भगाओ, कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना के साथ इस मुद्दों पर लगातार निरंतर हम इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को राजेंद्र पाल गौतम पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार और 2 दिसंबर को WTP के तमाम संगठनों को लेकर लगातार चौथा सामाजिक न्याय अधिकार सम्मेलन संयुक्त बहुसंख्यक समाज के नेतृत्व में 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को रामलीला मैदान में हो रहा है। और मैं देश के लोगों को कहना चाहता हूं, उस समय संसद का सत्र चालू होगा और उस समय हम सब लोगों को एकजुट होकर अपनी ताकत रामलीला मैदान में दिखानी चाहिए, चाहे वो हमारे समाज के नेता हो, हमारे समाज के संगठन हो। और चुनाव से पहले अगर आप वोट से सरकार ईमानदारी से बनाना चाहते हो तो सबसे पहले 24 से पहले ईवीएम को हटाना होगा और बैलेट पेपर लाकर और इस चुनाव को अगर कराया जाएगा तब हम वोट करेंगे, वरना हम अब की बार इस चुनाव का बहिष्कार करने पर भी मजबूर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप ईवीएम को हटाने का अब आंदोलन करने जा रहे हैं? आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं, मैंने आपको बताया शुरू हो चुका है, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। बस बरसते हमारे लोग अपने घरों से निकले और ईवीएम हटाओ भाजपा भगाओ के इस आंदोलन में जातिगत जनगणना में सबकी जाति की जनगणना कराकर, और मैं तो कहता हूं कि वो 10% की पहले कराओ कि कैसे 10% होकर न्यायपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, प्राइवेट सेक्टर, मीडिया, सभी सेक्टरों में कब्जा 90% करे बैठे हुए हैं। इसलिए वो नहीं कराना चाहते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो सामंतवादी लोग घबराते हैं जातिगत जनगणना से। तो सर, 2024 का चुनाव ईवीएम से होने नहीं जा रहा है इस बार? देखिए, हमारा और हमारे लोगों का मानना है कि इस ईवीएम द्वारा लगातार 14 से 23 के अंदर हर चुनाव के अंदर ईवीएम सेट कर हमारी वोट की ताकत को खत्म किया गया, वोट की ताकत के द्वारा संविधान को भी तोड़ा गया। इसलिए हमारा इस आंदोलन के माध्यम से ये ऐलान है कि हम लोग जब तक ईवीएम रहेगी जब तक हम वोट की ताकत का उसका चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और वरना ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर लाओ, हम चुनाव में शामिल होकर इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने का काम करेंगे। ये हमने निर्णय ले लिया।